10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 की हिंदी का जो पेपर है वो आपके 12 मार्च 2024 को होने वाला है। उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को आप अच्छे से तैयार करना ताकि आपकी जो हिंदी में 80 में से 80 नंबर जो आप जो हिंदी में प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपके जो हिंदी का पेपर वो कैसा आने वाला है। साथ ही हिंदी में जो किस टाइप के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे, रिक्त स्थान कितने आएंगे, कितने आपके पैराग्राफ आएंगे, कितने पैसेज आएंगे, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो ये पूरा जो पेपर है वो आपको इसकी पीडीएफ अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर आप जो आपका टेस्ट भी दे सकते हैं, हिंदी के जो टेस्ट बना रखे हैं वो भी आप दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उनका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। 10वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। गणित और विज्ञान के लिए आपको बहुत ही शानदार मैटर आपको यहाँ पे पेपर के लिए मिलने वाला है। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इससे पहले आपका जो ब्लू प्रिंट है पेपर का वो देख लेते हैं कि आपका जो पेपर है वो उसमें किस टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके प्रश्नों का जो अंक बार और वर्गीकरण दे रखा है कि कौन से टाइप के जो क्वेश्चन है वो कितने आएंगे। सबसे पहले बात कर लेता हूँ वस्तुनिष्ठ यानी कि अबसद वाले प्रश्न कितने आएंगे। तो 12 क्वेश्चन आपके जो अबसद वाले पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन आएंगे अबसद वाले, ये हिंदी में। बाकी गणित में आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो अलग है। ये हिंदी का जो सिलेबस है वो अलग है आपके इसमें। तो हिंदी के ब्लूप्रिंट के अनुसार आपका जो 12 क्वेश्चन है वो आपके अबसद के पूछे जाएंगे। इसके अलावा वो एक एक नंबर के होंगे और 6 क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान के पूछे जाएंगे। और 12 और 6 ये कितने हो गए, 18 नंबर हो गए, जिनके उत्तर आपको या तो एक शब्द में देना है या फिर एक अक्षर में देना है। तो 12 नंबर ये और 6 नंबर ये, 18 नंबर के क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। इसके अलावा अति लघुतरात्मक जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन अति लघुतरात्मक वन लाइनर होंगे जो एक एक नंबर के पूछे जाएंगे 20 नंबर के। तो ये हो जाएंगे आपके 12 और 6 18, 18 और ये 20 कितने हो जाएंगे, ये 12, 12 और 6 18, 18 और ये हो जाएंगे अपने 20। तो ये 38 नंबर के क्वेश्चन आपके ये होने वाले हैं। फिर उसके बाद में आपके है लघुतरात्मक प्रश्न जो 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, 14 नंबर इनके हो जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कुछ बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 3-3 नंबर के होंगे 6 नंबर के। और 4 प्रश्न आपके निबंधात्मक पूछे जाएंगे जो कि आपके 4-4 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 4 और नंबर हो जाएंगे 16। और एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा बड़ा वाला जो आपके 6 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आपके 52 क्वेश्चन टोटल बनेंगे इसमें और 80 नंबर का आपके पेपर होगा। तो आइए देख लेते हैं कौन सी किताब आपकी कितने नंबर की है। जो क्षितिज किताब है आपके वो 34 नंबर की है। कृतिका किताब आपकी 10 नंबर की है। अपठित जो गद्यांश आएगा वो 12 नंबर का आएगा। और व्याकरण के क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे 10 नंबर के। पत्र आपके 4 नंबर का पूछा जाएगा। एक विज्ञापन पूछा जाएगा 4 नंबर का। एक आपके निबंध पूछा जाएगा 6 नंबर का। ऐसा कुल मिला के आपके जो 80 नंबर बनेंगे। अब आपका जो पेपर है वो इसमें देख लेते। तो ये आपका खंड अ है, सेक्शन ए है, जिसमें आपके जो अबसद के 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अबसद के टोटल कितने प्रश्न आएंगे, 12, और वो भी आपके एक एक नंबर के 12 नंबर क्वेश्चन होंगे। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। इसमें कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। देखो अब क्वेश्चन आपकी ये की होंगी, केवल आपके कुछ शब्द यहाँ पे चेंज कर दिए जाएंगे, बाकी इसमें प्रत्यय का एक क्वेश्चन फिक्स है वो आने वाला है। तो आपको पंडिताइन शब्द में प्रत्यय बताना है कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे पंडित प्लस आइन होता है, इसका क्या हो जाएगा, पंडित प्लस आइन होता है, तो इस पंडिताइन बनता है। तो इसमें प्रत्यय में पीछे क्या लग रहा है, ये आइन लग रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके आइन। इसी प्रकार से जैसे सामाजिक है, अब सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, सामाजिक, तो सामाजिक बनता है समाज प्लस इक से, ये बनता है समाज प्लस इक से। तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, इसमें आपके इक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कुछ प्रत्यय हैं वो याद रखने। आपकी किताब के पीछे हर पाठ के पीछे जो प्रत्यय दे रखे हैं एक बार उनको आप ज़रूर देख लेना, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्वच्छ, स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। अब स्वच्छ शब्द में कौन सी संधि आती है, ये आपके यण संधि का उदाहरण है। स्वच्छ जो शब्द है वो यण संधि का उदाहरण है। इसमें स के बाद में व आ रहा है तो ये ऊ बन जाता है। ठीक है, स आधा स के बाद में व आ रहा है तो ये सु बन जाएगा, सु प्लस अच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्वच्छ सु प्लस अच हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो सु प्लस अच हो जाएगा, जो कि डी द ऑप्शन में दे रखा है। ऐसा ही एक शब्द है स्वागत, ऐसा ही एक शब्द है स्वागत, तो आपको स्वागत का भी संधि विच्छेद
आना चाहिए। ठीक है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। नहीं पता हो तो भी आप कमेंट करके कहीं से देख के आपको इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। फिर आपके तीसरा प्रश्न है कि भ्रमर गीत जो है इसकी भाषा क्या है। जो भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत की भाषा क्या है। तो इसमें आपको भ्रमर गीत जो आपका पाठ है उसकी आपको भाषा बतानी है। तो ये ब्रज भाषा का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ब्रज भाषा। अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है। अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है। तो अट नहीं रही कविता में फागुन की आभा का वर्णन किया गया। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम फागुन महीने का। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखो आपकी एक तो कवि परिचय, लेखक परिचय आएगा, तो आपको आपकी किताब के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक है, कवि है, इनका जीवन परिचय आपको याद होना चाहिए। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कानपुर में, वाराणसी में, हरिद्वार में या उज्जैन में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका वाराणसी। नेक्स्ट है शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु बताया। तो शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने अपना जो शत्रु बताया वो किसके समान बताए हैं। तो वो बताए हैं अपने सहस्त्रबाहु के समान। सहस्त्रबाहु का मतलब होता है जिसकी हजारों भुजाएं हो, उसको हम सहस्त्रबाहु कहते हैं। इसका उत्तर वाराणसी है। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी प्रतिमा लगी हुई थी। यही सच है कहानी संग्रह के लेखक, ये किसकी कहानी है। यही सच है यशपाल मनु भंडारी, यतीन्द्र मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका मनु भंडारी। ये मनु भंडारी की कहानियाँ हैं, इनके कहानी संग्रह का नाम है यही सच है। नेक्स्ट आपके लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है। कवियों पर, नई कहानियों के लेखकों पर, नवाबों पर या फिर स्वयं पर। तो इसका जो सही आंसर लिखेंगे तो व्यंग्य जो किया गया है वो नवाबों पर किया गया है। अच्छा, नवाबों का शहर किसे कहा गया है। ठीक है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है और नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। एक मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहते हैं। मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों के उत्तर आप कमेंट करके बताना। मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है, इन दोनों के आंसर आपको जो कमेंट करके बताना है। एक नवाबों का शहर किसे कहते हैं, एक मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संस्कृति है विभाज्य है, अविभाज्य है, विनाशकारी है या प्रलय है। तो इसका जो सही आंसर होगा, मानव की जो संस्कृति है वो किस प्रकार की है। मानव की जो संस्कृति है वो अविभाज्य है। कैसी है, अविभाज्य है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके कि मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है। देखो मैंने आपके ऊपर क्वेश्चन पूछा, हो सकता है आपने कमेंट किया होगा। आपने कमेंट किया तो बहुत ही अच्छी बात है। मेहनतकश बादशाहों का जो शहर है वो किसे कहा गया है। गंतोक को, जयपुर को, लखनऊ को और हैदराबाद को। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपकी गंतोक। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। अब नवाबों का शहर किसे कहा जाता है वो आप कमेंट करके बताएंगे। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे, क्या कहकर बुलाते थे। नेमिनाथ, भोलानाथ, बैद्यनाथ या सोमनाथ, क्या कहकर बुलाते थे। सही आंसर लिखेंगे हम इसमें भोलानाथ। ये आपके 12 क्वेश्चन हो गए। अब आपके पेपर में 12 क्वेश्चन ऐसे कैसे आपके आने वाले हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में आपके व्याकरण के टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब व्याकरण के मैं आपको पुराने पेपर जितने भी है वो भी आपके करवा दूंगा। यहाँ पे जो पुराने पेपर में पूछे गए वहाँ से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसको कौन सी क्रिया कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है 2 कर्म यानी कि द्विकर्मक ही। 2 कर्म का मतलब होता है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया। वैसे कर्म 2 प्रकार के होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। क्रिया जो है वो 2 प्रकार की होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये आपकी द्विकर्मक क्रिया का नाम इसमें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो अविकारी शब्द को ही और दूसरा नाम क्या है, इसको अवयव शब्द कहा जाता है। अविकारी का मतलब अव्यय। पहले तो आपको ये वाला नाम याद रखना है, अवयव। अवयव का मतलब, अव्यय का मतलब ये होता है
कि जो लिंग वचन पुरुष काल समय के अनुसार नहीं बदलते हैं उनको हम अवयव कहते हैं। जिनका परिवर्तन नहीं होता है उनको अवयव कहते हैं। जैसे एक शब्द है अपने पास में जल, जल है जो एक अवयव शब्द। अब आप जल का न तो बहुवचन कर सकते हैं, नहीं तो जल का आप जलों कर सकते, ठीक है। इसका स्त्रीलिंग भी नहीं बना सकते, जल को आप जली भी नहीं कर सकते, है ना। इस प्रकार से आप जो इनका बहुवचन वगैरह नहीं बना सकते, एक वचन से बहुवचन नहीं कर सकते, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में नहीं बदल सकते। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अवयव शब्द कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं। तो कौन से समास में दोनों प्रदान होते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, जिसमें दोनों पद प्रदान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? उनको द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रदान होते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता, इसमें इसका जब हम समास वगैरह करेंगे तो ये आएगा आपके माता और पिता, माता और पिता, या फिर इसके बीच में या आता है, और या आता है बीच में, तो उसमें द्वंद्व समास होता है। जैसे सुख या दुख, सुख और दुख, रात और दिन, ठीक है, दाल और बाटी। इस प्रकार के जो शब्द है जिनमें दोनों पद प्रदान होते हैं उनको हम द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अवयव शब्दों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। क्या जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं? ये प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उसमें विशेषण बन जाता है। जैसे मानव, मानव क्या है? एक संज्ञा है, मानव क्या है? एक संज्ञा है, लेकिन इसमें हम ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वो मानवता बन जाएगा। ये एक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। ऐसे तो इनके प्रत्यय जोड़ देते तो वो क्या बन जाते हैं? वो आपके विशेषण बन जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम प्रत्यय। नेक्स्ट है आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो ये तो आपने छठी क्लास में पढ़ लिया होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं हम सर्वनाम। आपको सर्वनाम के भेद याद होने चाहिए। सर्वनाम के कितने भेद हैं? परीक्षा में आपके पूछा जाएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपकी संख्या आपको याद होनी चाहिए। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, वो आपको अच्छे से 6 ही नाम आपको अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए। उपसर्ग वे शब्दांश से जो में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? वो आरंभ में जुड़ते हैं, प्रारंभ में जुड़ जाते हैं, शुरू में जुड़ जाते हैं, शब्द के आगे जुड़ के उसको अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो शुरू के आरंभ में या प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। आपको प्रत्यय की भी परिभाषा याद होनी चाहिए। हो सकता है आपके प्रत्यय की पूछ ले कि प्रत्यय वे शब्दांश है जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो इस प्रकार से आपको संज्ञा, सर्वनाम, इसके अलावा संधि, समास, इनसे संबंधित आपके ये 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं इसका एक अलग से वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसके लिए आपके पुराने जितने भी पेपर हैं उनमें ये जो आपके व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए हैं रिक्त स्थान वाले, लगातार 2 सालों से पेपर हो रहे हैं ये आपके इस प्रकार के पेपर, तो उनके मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप एक बार ज़रूर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके गणित और विज्ञान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके आने वाले हैं। अब हम देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको क्या करना है? एक ये 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश 6 नंबर का पूछा जाएगा, और ये आपके बहुत ही आसान सा गद्यांश है। इसमें आपको लाइन टू लाइन मिलाना और 6 नंबर आप आसान से प्राप्त कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके ये, इससे पढ़ने से पहले आपको एक बार इस गद्यांश को पढ़ना है। यदि राष्ट्र का समुचित विकास और उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का साउद्देश्य होना अनिवार्य है। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना पर नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कुछ न कुछ सिखाती रहती है। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे कि शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। तो अब आपको क्या इसमें इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो आपको इसका गद्यांश पूछा जाएगा, 1 नंबर का तो आपके गद्यांश पूछा जाएगा। तो गद्यांश में क्या करना है आपको कि एक आप ये जो आप पढ़ेंगे तो आपको ये थोड़ी अनुमान लग जाएगा कि ये गद्यांश किसके बारे में। तो आपने ये देखो पढ़ लिया, तो इसमें आपको ये लग रहा है कि ये गद्यांश जो शिक्षा के बारे में है, कि शिक्षा का महत्व इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षा क्या है। तो हम इसमें इसका गद्यांश का जो ये जो दे रखा आपके गद्यांश, इसका शीर्षक क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या लिखेंगे, तो इसका सही उत्तर लिखेंगे शिक्षा का, या तो उद्देश्य लिखेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, या फिर हम लिखेंगे इसमें शिक्षा का महत्व।
शिक्षा का महत्व, ये इसका क्या है, ये इसका ये उचित शीर्षक है। मतलब आपको ये टॉपिक देना है इसका कि ये किस रूप में ये दे रखा है, किसके बारे में बता रखा है। तो ये शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा का महत्व इसका टॉपिक या शीर्षक हो जाएगा। फिर व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है, ये अब आपको लाइन टू लाइन उत्तर मिल जाएंगे। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। ये लाइन आपको हूबहू उठा के इसमें लिख लेनी है और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो उसमें आपको ये वाली लाइन यहाँ पे लिख लेनी, शिक्षा से ही, या आपको केवल शिक्षा लिखेंगे इसमें तो भी आपका उत्तर है जो इसमें सही हो जाएगा। किसके द्वारा होता है, तो उत्तर लिखेंगे इसमें आपके शिक्षा के द्वारा। क्या लिखेंगे इसमें उत्तर, शिक्षा के द्वारा। ये लिखेंगे तो भी 1 नंबर मिल जाएगा, और ये लाइन पूरी उठा के लिखेंगे यहाँ से तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है, देखो जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, शिक्षा। शिक्षा कोई जो पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि शिक्षा जो जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया, इसमें भी आपको लिखना है शिक्षा। अगला प्रश्न आपके, राष्ट्र के विकास और नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु कैसी शिक्षा होनी चाहिए। तो देखो इसमें आपकी ये वाली लाइन कहाँ आई, किसी राष्ट्र की समुचित विकास और नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का सोद्देश्य होना अनिवार्य है। तो इसमें कैसी शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्यपूर्ण होना अनिवार्य है। तो ये आपको ये वाली लाइन इसमें लिख लेनी है और इसका उत्तर आपको यहाँ पे दे देना है। फिर आपको अगला प्रश्न ये है कि गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे। तो शिक्षा के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था, देखो गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे, और वे कहते थे कि शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए। ये दोनों ये लाइन आपको इसमें लिखनी है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा पक्का। फिर आपको एक विलोम शब्द पूछा जाएगा इसमें कि विनाश शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। विपरीतार्थक शब्द का मतलब होता है विलोम शब्द। विनाश का विलोम क्या होता है, विनाश का मतलब जो विनाश का मतलब होता है नष्ट करना, और इसका विलोम हो जाएगा निर्माण करना। क्या हो जाएगा, निर्माण है। देखो चरित्र निर्माण, यह है ना यहाँ पे निर्माण, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके यहाँ पे निर्माण। विनाश शब्द का विलोम शब्द क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे निर्माण। क्या लिखेंगे इसमें, निर्माण लिखेंगे। विनाश का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा आपके निर्माण हो जाएगा। ऐसे आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 6 क्वेश्चन आप 6 में से 6 नंबर ये आराम से ये प्राप्त कर सकते हैं। देखो कोई भी आपको इसमें एक भी चीज़ याद नहीं करनी है, तो ये 6 में से 6 नंबर आप आराम से इसमें से प्राप्त कर सकेंगे। फिर आपके अगला प्रश्न जो आएगा वो एक अपठित पद्यांश आएगा। जैसे ये गद्यांश है वैसे एक पद्यांश आएगा, ये भी आपके 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी आपको एक भी है जो प्रश्न उत्तर याद नहीं करना है, इसी में से उत्तर आपको ढूंढ के लिखना है। जैसे गद्यांश के उत्तर दिए वैसे ही पद्यांश को भी पढ़ करके आपको उत्तर देने 6 प्रश्न ये आएंगे। जो ये पद्यांश हम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है पद्यांश। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ये 5 लाइनें हैं इसमें, और 5 लाइनों से आपको 6 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। पहला तो आपको एक इसका शीर्षक पूछा जाएगा कि ये शीर्षक इसका जो है वो किसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो देखो इसमें किसका वर्णन किया जा रहा है, इसमें जो वसंत ऋतु होती है, देखो इन फूली सरसों का नाम आया ना इसमें, तो सरसों कौन सी ऋतु में होती है, ये जब सरसों पीली, यानी कि जो हम बसंत पंचमी मनाते तब जो आपने देखा होगा कि सरसों का चारों तरफ जो पीला पीला जो या धरती जो अपना आवरण या आभूषण कर लेती हैं, तो वो वसंत ऋतु के बारे में ये वर्णन किया जा रहा है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वसंत ऋतु। किसका वर्णन है ये, वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। वसंत आगमन, ठीक है, इसमें आप वसंत ऋतु लिख लेंगे तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वसंत ऋतु का आगमन, ठीक है, आगमन लिख लेंगे। ठीक है, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, ये इसी प्रकार से है। मधु लेकर कौन आया, तो अनंग किसका पर्यायवाची होता है, देखो अनंग जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। आपने पढ़ा होगा हिंदी में, अनंग जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। तो मधु लेकर कौन आया, तो मधु लेकर ये अनंग, इसमें भरना आपको अनंग, बस इसमें से देख कर ही लिखना आपको। मधु लेकर आ पहुँचे, तो मधु लेकर कौन आया, ये अनंग आया। अनंग किसका पर्यायवाची है, अनंग कामदेव का पर्यायवाची है। कंत किस वेश में है, कंत किस वेश में है, देखो हे वीर वेश में किंतु कंत, तो ये कंत किस वेश में है, वीर वेश में, तो इसमें आपको वीर वेश करना बस, और 1 नंबर पक्का है। अब इसमें आपको क्या याद करना है, जो क्वेश्चन लाइन टू लाइन आपको वैसे वैसे इसमें मिल रहे हैं। वसुधा की तुलना किससे की गई है,
वसुधा की तुलना किससे की गई? देखो वधु वसुधा, अब वधु कौन होती है? जो दुल्हन होती है उससे की गई है, तो आप वधु की जगह दुल्हन लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो वसुधा की जो तुलना है वो दुल्हन से की गई या फिर वधु से की गई है? वधु से की गई है, ठीक है। वसुधा की तुलना किससे की गई? तो वधु से की गई या फिर दुल्हन से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो ये तो हमने ऊपर ही बता दिया कि ये इसका शीर्षक क्या है? वसंत ऋतु है, तो इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, तो इसमें आपको लिखना है वसंत ऋतु। इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया? अब सरसों का रंग कैसा होता है? सरसों का रंग कैसा होता है? पीला होता है, तो इसमें आपको रंग बताना है हरितिमा युक्त पीला, ठीक है। इसमें आपको लेना है पीला, पीला आपको जो इसमें रंग भर देना है। बस ये 6 शब्द लिखेंगे और 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसमें आपको क्या लिखना है? देखो इसमें देखो 6 लाइन में 6 नंबर पक्के, तो 6 नंबर तो आपके ये पकड़ के हो जाएंगे। ये आराम से आप जो फ्री के 6 नंबर ये आप प्राप्त कर लेंगे, और 6 नंबर ये 12 नंबर तो आपके ये पेपर में से आपको उत्तर लिख के देना है, ठीक है। तो ये आप आराम से जो 6 में से 6 नंबर और वो 12 में से 12 नंबर कर सकेंगे। अब आपकी जो आगे की क्वेश्चन है सेक्शन ब में, आपकी जो आगे की क्वेश्चन है वो आपके 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ये क्वेश्चन आपके इसमें आपकी किताब के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके किसी कविता का मूल भाव पूछा जाएगा, एक आपका कोई मुहावरा है, लोकोक्ति है, उसका अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग पूछा जाएगा, और बाकी आपकी किताब के क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपके कि कांस्य संस्कृति की पाठशाला है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि नौबत खाने में इबादत ये पाठ है, इसके लेखक कौन है? कमेंट करके इसका उत्तर बताना दे। तो अगला आपकी जो इसका उत्तर आपके लिखना है कि कांस्य संस्कृति की पाठशाला है और ये नौबत खाने की इबादत पाठ के आधार पर आपको इसका वर्णन करना है। देखो इसमें वर्णन क्या करेंगे, काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है। देखो अब क्यों है तो इसका कारण बताने, तो आपको इसलिए करके इसका उत्तर लिखना है। काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है, ये प्रश्न आपके अबसद में भी बन सकता है कि काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है? तो काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। कि शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। यहाँ संगीत को भक्ति से और भक्ति को किसी धर्म से के कलाकार से और कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से और बिस्मिल्लाह को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते हैं, इसलिए काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। अगला प्रश्न आपका ये है कि संस्कृति असंस्कृति में बदल जाती हैं, वो कब बदल जाती हैं? लेखक के अनुसार संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। जब यही भावना टूटकर मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक बन जाती है, तब वह असंस्कृति हो जाती है, अर्थात जिसका परिणाम असभ्यता कहलाता है। इसलिए मानव में कल्याण की भावना ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके संगतकार कविता के मूल भाव का लिखना है। संगतकार कविता का मूल भाव क्या है? तो संगतकार कविता में मूल भाव ये है, इसमें संगतकार का महत्व बताया गया है। किस संगतकार जो कविता है उसमें किसका महत्व बताया गया है? संगतकार का महत्व बताया गया है। आप भी जब प्रश्नों के उत्तर लिखे तो जो इम्पोर्टेंट जो लाइन है, जो वर्ड है, इसको आप अंडरलाइन करके थोड़ा सा ज़रूर लिखना। वह मुख्य गायक के पीछे पीछे चलता है, उसके स्वर को बिखरने नहीं देता है, उसे सफलता दिलाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः उसे भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। 8वां क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है? तो जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथ्य कविता, एक जयशंकर प्रसाद की कविता का नाम आपको याद करना है, आत्मकथ्य कविता, या फिर आत्मकथ्य कविता के लेखक का नाम, कवि का नाम बताना है तो जयशंकर प्रसाद है। इसमें कविता में बिंब विधान योजना में अपने आप को भंवरे के रूप में, जीवन को घाघरित्ती के रूप में, और परिवार को जीवन के सपने के रूप में, और पत्नी को पाथेय के रूप में, और अपने कर्मों को कथा आदि बिंबों के रूप में प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ? हिरोशिमा, अब देखो हिरोशिमा किस देश में है? आप बताना चाहिए कमेंट करके, हिरोशिमा किस देश में आता है? हिरोशिमा में लेखक को अणुबम के विस्फोट की भयानकता का अनुभव हुआ। वहाँ जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया देखकर अनुमान लगाया गया कि मानो वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा जो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हुआ है, जिसने पत्थर तक को झुलसा दिया, उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया।
देखो हिरोशिमा और नागासाकी ये दो प्रमुख नगर थे, आपने पढ़ा होगा इस पार्ट में। तो आप कमेंट करके बताना ये दोनों किस देश में है। हाल ही में वहाँ ये ऐसा देश है जो विकसित देश है और बहुत ही मेहनती देश है। यहाँ पर के लोग बहुत ही मेहनती है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह जो भूकंप आता है तो शाम तक जो अपना मकान वापस बना लेते हैं। और यहाँ पे खूब भूकंप आते हैं, बहुत सारे भूकंप आते हैं। और अभी हाल ही में जो बहुत बड़े भूकंप यहाँ पे आए थे, जिसके कारण जो पूरा जो वहाँ का जो देश में कई सारे जो बस्ते हैं वो नष्ट हो गई थी, बड़े बड़े शहर है वो खराब नष्ट हो गए थे। लेकिन वो वापस अब जो अपना मकान है जो सुबह भूकंप आता है और शाम को वापस अपना मकान बना देते हैं। पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे इसमें कि लेखिका को पहाड़ी क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आनंद अनुभूति हुई, किंतु हिमालय पर पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर उनका जीवन दुखदायी लगा। वहाँ पर औरतें पीठ पर अपने बच्चों को बांधकर गिट्टियाँ तोड़ती मजदूरी करती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर उनको बहुत ही दुखदायी जीवन लगा। फिर आपके एक मुहावरा पूछा जाएगा जिसका अर्थ में वाक्य में और अर्थ में लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। आंखें भराना मुहावरे का अर्थ बताइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखें भराना, आँखों से आंसू आना अर्थात दुखी होना। मायके से विदा होते समय हर बेटी की आंखें भर आती हैं, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, मुहावरा पूछता हूँ, उसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ भी बताना है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। फिर आपके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पठित गद्यांश से, ये आपकी किताब का क्वेश्चन होगा। पठित गद्यांश होगा तो आपकी किताब से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 नंबर में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके ये आपको गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश क्या है वो हम देख लेते हैं पहले। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी ज़िंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती हैं और उसके अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं। दुखी हो गए, 15 दिन बाद उसी कस्बे से फिर गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा वहाँ रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। यह आपकी जो नेताजी वाला पार्ट है वहाँ से ये लिया गया है। पहला प्रश्न आपकी ये है कि लेखक दुखी क्यों हुआ, लेखक दुखी क्यों हो गया? तो लेखक के दुखी होने का कारण क्या है कि लेखक इसलिए दुखी हो गया क्योंकि लोग देशभक्ति की कोई कदर नहीं करते हैं, लोग देशभक्ति की कोई कदर नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे? तो ये इसका उत्तर आया था कि वो 15 दिन बाद जो वापस उसी कस्बे से गुजरे थे, 15 दिन बाद वापस उसी कस्बे से गुजरे थे। तो इसमें उत्तर क्या लिखेंगे? हालदार साहब 15 दिनों बाद उसी कस्बे से गुजरे थे। सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? क्योंकि वो मास्टर क्या था, सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था। इसका उत्तर ये लिखेंगे कि मास्टर बनाना भूल गया था। अंतिम क्वेश्चन इस गद्यांश का, लेखक आज वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहता? देखो, सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर गया, इसलिए उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा और लोगों में देशभक्ति नहीं है, इस कारण से वो जो वहाँ पे रुकना नहीं चाहता है। इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश मिलेगा जो कि 4 नंबर का होगा, वो भी आप यहाँ पे पढ़ करके इसका उत्तर दे सकते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके, ये भी हम देख लेते हैं। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक जिसको हम 10वीं पास करते वो मैट्रिक होती है। तो सन 44 में सुशीला ने वह योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का भी ध्यान पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी चाहते थे कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। ये बात आपको अच्छी प्रकार से याद रखनी है कि पिताजी रसोई को क्या कहते थे, तो वो भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना जैसा था। तो इन प्रश्नों के आधार पर, इस गद्यांश के आधार पर आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला तो ये कि लड़की के विवाह की कौन सी अनिवार्य योग्यता लेखिका ने बताई, तो इसका उत्तर आपको पहली लाइन में मिल जाएगा। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी 2
अनिवार्य योग्यता कौन कौन सी है इसमें? एक तो उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में क्या है? मैट्रिक। बस ये 2 चीज़ें इसमें लिखनी है आपको और 1 नंबर आपका पक्का है। दूसरा क्वेश्चन आपके, लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ? तो जब उसकी बड़ी बहन सुशीला की शादी हो गई और उसके दोनों बड़े भाई जो पढ़ने के लिए बाहर चले गए, तब उसको अपने वजूद का एहसास हुआ था। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा कि हाँ, सुशीला जब 44 की योग्यता प्राप्त कर ली तो वो उसकी कुछ शादी करके वो कोलकाता चली गई और दोनों बड़े भाई आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे। तो इन लोगों की छत्रछाया हटते ही ये जो लेखिका को नए सिरे से अपने वजूद का एहसास पता चला था। सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर ली थी? सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर ली थी? तो सुशीला ने ये दोनों ही योग्यता प्राप्त कर ली थी। कौन सी योग्यता? ये उम्र में वो 16 वर्ष और शिक्षा में वो मैट्रिक दोनों ही पास कर ली थी। इसका मतलब वो विवाह इसका जो है हो गया था। पिताजी लेखिका को रसोई से दूर क्यों रखना चाहते थे? इसका कारण क्या है कि पिताजी जो रसोई को बटियार खाना कहते थे, उनके अनुसार वहाँ रहने से उनकी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना जैसा था। ये दोनों ही बातें आप इसमें लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर आराम से मिल जाएंगे। ये आपकी किताब के आएंगे 4 नंबर के गद्यांश, तो उसको आप पढ़ करके 4 प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकते हैं। अब आपके गद्यांश के बाद में पद्यांश आएगा, वो भी 4 नंबर का। 4 नंबर का पद्यांश आपके सामने है। इसमें आपसे पूछा गया है ये फसल वाला पार्ट से, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, बोरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की चिकरण का। ये 4-5 लाइनें हैं कविता के रूप में। पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और फिर इसके उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न आपकी ये है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसके विषय में कह रहा है? तो ये फसल के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा है कि कवि खेतों में फल फूल रही फसलों के विषय में वर्णन कर रहा है, कह रहा है। दूसरा प्रश्न है कि फसल किसके हाथों की स्पर्श महिमा है? तो फसल किसके हाथों की? अपने किसानों के हाथों की। तो उसमें लिखेंगे हम फसल मनुष्य अर्थात किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा का ही परिणाम है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। इस पंक्ति का मतलब क्या है? रूपांतर का मतलब क्या होता है? बदलना। ठीक है, तो सूरज की किरणों ने ही इन फसलों को अपनी उष्मा देकर इस तरह से रूपांतरण किया है। नेक्स्ट है फिर आपके फसल में किन किन आवश्यक तत्वों का कवि ने पद्यांश में वर्णन किया है? तो एक तो इसमें है कि फसल के लिए सैकड़ों नदियों का जल, सूरज की किरणें और लाखों करोड़ों लोगों के हाथों का जो स्पर्श है, उनका श्रम है, जो उनकी मेहनत है, उन सभी आवश्यक तत्वों का वर्णन कवि ने इस पद्यांश के माध्यम से किया है। ये 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आराम से 4 में से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और ये वाले भी आपके जो गद्यांश पूछा जाएगा, इसमें भी आप 4 में से 4 नंबर कर सकते हैं। तो 6 नंबर तो आपके ऊपर हो गए, 12 नंबर तो वो हो गए और 8 नंबर ये होंगे। तो 12 और 8 20 नंबर के तो आपके केवल गद्यांश पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आपको केवल पेपर में से ही देख के लिखने हैं। फिर इसके बाद अथवा में दे रखा है, ये भी आप कर सकते हैं इसमें। ये आपके अथवा की बादल गरजो घेर घेर गोर गगन, दारा दार ओ ललित ललित काले गुगराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो ये वाली जो कविता है, इस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रस्तुत कविता में बादल की तुलना किससे की गई है? तो बादल की जो तुलना है वो बाल कल्पना से की गई है। किसके हृदय में विद्युत छवि है? तो बादल के हृदय में विद्युत छवि है। कवि को नवजीवन देने वाला क्यों बताया गया है? क्योंकि कवि कविता के द्वारा बाल कल्याण को पूर्ण कर नवजीवन का संचार करने वाली कविताएं प्रस्तुत करता है। कवि और बादल में क्या समानता है? तो कवि कविता रूपी नवजीवन का निर्माण करते हैं, जबकि बादल है जो जल रूपी नवजीवन प्रदान करते हैं। फिर आपके अगला क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बाल गोविंद भगत जो पार्ट है उससे पूछा गया है। बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी भगत कहा गया है? वो आपकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं बाल गोविंद भगत की, वो बतानी है, जिनके कारण इनको ग्रस्त होते हुए भी उनको भगत कहा गया है। तो देखो, खेतीबाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि सरलता, सत्यनिष्ठा, कर्मशीलता, परोपकार, ईमानदारी, निस्वार्थता, सामाजिक आकर्षणों में निर्लिप्तता, काम क्रोध मोह लोभ का परित्याग, यही सच्चे साधु की पहचान होती हैं। यह सभी गुण बाल गोविंद भगत में थे। सांसारिकता के त्याग और पूजा अनुष्ठान के आडंबर से ही कोई साधु नहीं बनता है। इसी कारण भगत जी जो ग्रस्त जीवन जीते हुए भी एक सच्चे साधु के वेश में साधु थे।
इसके अथवा में आपके दे रखे हैं कि लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय और असुरक्षित क्यों मानती हैं। तो जिस समाज में जो पड़ोस कल्चर नहीं है, यानी कि पड़ोसी नहीं है, उसको समाज को संकुचित, असहाय, असुरक्षित मानती हैं। तो ये इसमें हम लिखेंगे पड़ोस कल्चर, यानी कि हमें अपने पड़ोसियों, मोहल्ले वासियों से परिवारवत रहते हैं। गांव में तो आज भी ऐसे होते हैं, लेकिन शहरों में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती हैं। पड़ोसी भी पड़ोसी को नहीं पहचानता है। तो स्वतः ही हमारे अंदर सामाजिकता विकसित होने लगती है। बालपन में खेल खेल में ही सहयोग, समर्पण, साहस, त्याग, संघर्ष आदि गुणों का विकास हो जाता है। आज पड़ोस कल्चर खत्म होने के कारण बालकों में एकाकीपन बढ़ता जा रहा है, जीवन की भावना समाप्त होती जा रही है। इसी कारण बचपन मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर सिमट कर रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मकथ्य कविता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आत्मकथ्य कविता और जयशंकर प्रसाद दोनों। या तो जयशंकर प्रसाद का आपको जीवन परिचय पूछा जाएगा इस बार, इसलिए आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अच्छे से याद होना चाहिए। तो जयशंकर प्रसाद ने जीवन में यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है, अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो इसमें आपको वर्णन करना है कि जयशंकर प्रसाद ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के यथार्थ को प्रकट नहीं करना चाहता है, अपनी भूलों और प्रवचनाओं को व्यक्त करने में हीनता की अनुभूति करता है। उज्ज्वल गाथा तो सभी कर लेते हैं, परंतु मेरे जीवन में सुख के क्षण मुझसे सदा दूर ही रहे। मेरी प्रिया भी मुझसे शीघ्र बिछुड़ कर चली गई, मतलब बिछुड़ गई थी। अब केवल स्मृतियाँ शेष हैं, मेरी व्यथा कथा भी मंद पड़ चुकी हैं। तो ये वाली वर्णन आप इसमें कर सकेंगे। फिर आपको ये आपके यही क्वेश्चन पूछ लिया, देखो वापस। यतीन्द्र मिश्र के कर्तृत्व व्यक्तित्व का विषय में आपको वर्णन करना है, या फिर कवि जयशंकर प्रसाद के कर्तृत्व और व्यक्तित्व के विषय में वर्णन करना है। 100% ये चांस है कि इस बार जो आपके ये जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय है इसमें पूछा जाएगा। तो एक बार आप जो 3-4 कवियों का जो जीवन परिचय वो अच्छे से तैयार कर लेना। देखो पहले हम यतीन्द्र मिश्र का देख लेते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, वो 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके इन्होंने 3 काव्य संग्रह यदा कदा, अयोध्या, अन्य कविताएं, डीडी पर आलाप आदि प्रकाशित हुई थी। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक इनकी पत्रिका है सहित। ठीक है, ये यतीन्द्र मिश्र की अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, जो 6 महीने में आती है उसको अर्धवार्षिक कहते हैं। तो अर्धवार्षिक पत्रिका इनकी सहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। 1999 में साहित्य, कला और संवर्धन और अनुशीलन के लिए इन्होंने सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। कविता, संगीत, अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में उनकी गहरी रुचि है। उन्होंने अनेक साहित्यिक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। ये तो है ही, आपको तो याद रखना है। छायावादी जो कवि हैं, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1889 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और काशी के प्रसिद्ध कॉलेज है क्वींस कॉलेज, इनमें पढ़ने गए थे, परंतु परिस्थितियाँ जो थी उस समय उनके अनुकूल नहीं थी। प्रतिकूल परिस्थितियाँ होने के कारण वो 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए थे। बाद में उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी भाषाओं का अध्ययन किया था। उनका जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा और 1937 में उनका निधन भी हो गया था। उन्होंने कौन कौन से नाटक वगैरह लिखे वो आपको इनमें थोड़ा सा वर्णन करना पड़ेगा। इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, कविता आदि विधाओं पर लिखा है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्यता, शक्ति, ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता का अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम शैली इनकी प्रमुख लाक्षणिकता उनकी कविताओं की विशेषता है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, इसलिए साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। और इनकी प्रमुख जो कृति हैं वो है कामायनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाएगा या तो कि कामायनी किनकी रचना है, या जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है, तो कामायनी। याद रखना इस नाम को, कामायनी को, आपके 1 नंबर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट है साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताइए कि लेखिका ने अपनी पूर्ण यात्रा को खोज यात्रा क्यों कहा। तो इसमें हम लिखेंगे कि गंतोक से युमथांग और आगे की कटाओं तक की यात्रा लेखिका के लिए खोज यात्रा थी। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी यात्रा जो लेखिका के लिए खोज यात्रा थी। तो गंतोक से युमथांग तक और आगे की जो कटा हैं उनकी यात्रा को जो लेखिका ने खोज यात्रा कहा है। लेखिका ने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य, उसकी सम्मोहक शक्ति, वहाँ के संघर्षपूर्ण जीवन का अनुभव किया था। उसने वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की कठिनाइयों, डोकों में
बच्चे की पीठ में बांधे काम करती नारियों को, भीषण सर्दी में भी सीमांत क्षेत्र में गश्त करते फौजियों को देखा। इन सत्यों को अनुभूतियों के आधार पर लेखिका ने यह यात्रा खोज यात्रा पर कहा था। नेक्स्ट है इसके अथवा में, बाबूजी गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले आए। माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि यदि ये घटना वर्तमान समय में होती तो बाबूजी की क्या प्रतिक्रिया होती। देखो इसमें यह है कि बच्चे वृद्ध मूसन तिवारी का रास्ते में मजाक उड़ाकर भाग गए। मूसन तिवारी ने सीधे पाठशाला जाकर शिकायत की तो गुरुजी ने 4 छात्रों द्वारा उनको घर पकड़वा कर बुलवाया और उनको सजा दी। जब यह घटना बाबूजी को ज्ञात हुई तो वे पाठशाला जाकर गुरुजी से चिलेरी विनती कर उन्हें घर ले आए। रास्ते में दोस्तों को देखकर वे पुनः खेलने लगे और जीवों को परेशान करने लगे। वर्तमान परिवेश में यदि यह घटना होती तो पिताजी उन्हें सीधे घर लेकर आते, उन्हें समझाते हैं कि बच्चे अपने से बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए और न कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए और जीव जंतु को व्यर्थ में नहीं सताना चाहिए। इस प्रकार से आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे ये। फिर आएगा आपके एक 6 नंबर का निबंध। निबंध आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध 6 नंबर का पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट निबंध कौन कौन से हम देख लेते हैं। एक तो आतंकवाद एक समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण है, इसके अलावा आपके अनुशासन का महत्व, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये अनुशासन का महत्व। या फिर आपसे पूछेंगे मेरे सपनों का भारत, मेरी अविस्मरणीय यात्रा और स्वच्छ भारत मिशन का भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो एक इसमें से कोई सा भी निबंध है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें आपको प्रस्तावना लिखनी है, उसका अर्थ लिखना है, उसकी समस्या समाधान है, उपाय बताना है और उसका उपसंहार बताना है। तो ये तो आप अपने अनुसार लिखेंगे तो 6 में से 6 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकेंगे। अनुशासन की महत्व वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। या विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, इसमें यह भी पूछ सकता है विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, खेलों का योग और खेलों का महत्व। ठीक है, तो खेलों का महत्व और अनुशासन का महत्व यह आपको विद्यार्थी जीवन में इन चीज़ों पर आपको जो निबंध पूछा जा सकता है तो इसको आप अच्छे से एक बार तैयार कर लेना। फिर आपके जो प्रश्न आएगा वो एक प्रार्थना पत्र का आएगा। प्रार्थना पत्र क्या है? 4 नंबर का प्रार्थना पत्र आएगा कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो 19वें प्रश्न में जो आपका प्रार्थना पत्र है वो आपके खेल सप्ताह मनाए जाने के संबंध में है। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसके बाद में एक पत्र भी हम देखेंगे इसमें, जो स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव मानते हुए अपने मित्र को पुस्तकों का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम इसमें एक प्रार्थना पत्र देख लेते हैं जो विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने से संबंधित है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा, जो आपको यहाँ पे दे रखा है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। अपना नाम क्या लिखना है, लास्ट में महेश लिखना है। विषय क्या लिखेंगे, विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने के संबंध में ये। ठीक है, विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु ये भी लिख सकते हैं और संबंध में भी लिख सकते हैं। महोदय लिखना आपको। उपरोक्त विषय के अंतर्गत 1 नंबर निवेदन है कि अगले माह जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता होने जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार आसपास के सभी विद्यालयों में 7 अगस्त से 14 अगस्त तक खेल सप्ताह मनाया जा रहा है, जिससे छात्र अगले माह जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता निभा सकें। आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचते हुए विद्यालय में विद्यालय स्तर की खेलकूद की योजना बनाकर खेल सप्ताह मनाए जाने की व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास हो सके और आपकी इसमें कृपा होगी। धन्यवाद लिखना है और यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है, दिनांक, और यहाँ पे लिख लेना आपका प्रार्थी या आपका आज्ञाकारी महेश, छात्र प्रतिनिधि के रूप में आपको लिख लेना है। फिर इसमें आपको एक दूसरा ये है कि इसमें आपको पुस्तकों का महत्व बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें एक पत्र कैसे लिखना है वो भी देख लो आप। इसमें यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है रतनगढ़, फिर डेट डालनी है, प्रिय मित्र, जिस मित्र का नाम है आपको दिव्यांश वो लिख लेना है, सप्रेम नमस्ते, आशा है कि आप सपरिवार में आनंद होंगे। ये लाइन आपको लिखनी है वहाँ पे। अपने दोस्त के जब भी पत्र लिखे तो ये वाली लाइन आपको लिखनी है, मैं यहाँ पर प्रसन्न और कुशल हूँ। ये वाली लाइन तो पक्की आपको याद होनी चाहिए। पिछले महीने शिक्षक दिवस पर हमारे विद्यालय में पुस्तक मेला लगा था, जिससे मैंने अच्छे अच्छे लेखकों की प्रेरणा स्रोत पुस्तकें खरीदी, जिन्हें पढ़कर ज्ञात हुआ कि श्रेष्ठ पुस्तकें व्यक्ति के मित्र और पथ प्रदर्शक होती हैं। यानी कि जो अच्छी पुस्तकें होती हैं वो लोगों का जो अच्छा मित्र
होती हैं। उन्हीं के माध्यम से व्यक्ति का भविष्य निर्माण होता है। सत साहित्य को पढ़ने से व्यक्ति में सच्चरित्र और संस्कारवान बनता है। अतः तुम्हें भी महान लेखकों की प्रेरणादायी पुस्तकें पढ़कर अपने जीवन, अपने चरित्र एवं भविष्य का निर्माण करना चाहिए। आपके माता पिता और बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को प्यार। मेरे युग की कोई प्रेरणा हो तो लिखना। शेष कुशल। पत्र के इंतज़ार में, तुम्हारा मित्र राघव। ये 4 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आपके एक तैयार करना है, आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। 4 नंबर का विज्ञापन फिक्स पूछा जाएगा। तो निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है, या फिर व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी को देखने हेतु एक विज्ञापन लिखना है। तो ये वाला आपको इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक बार ज़रूर देखना। तो इसमें आपको देखो, विज्ञापन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आपको बेचनी है तो उसके लिए आपको कोई बम्पर सेल है, कोई छूट है, वहाँ पर जो जैसे कोई सेल लग रही है तो उसका आपको विज्ञापन आपने देखा होगा, वैसे आपको ये बनानी है। ये इस प्रकार का एक फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपको विज्ञापन लिखना होता है। यहाँ 2-3 लाइनें अच्छी अच्छी लिखनी होती है। सुनहरा अवसर, 30% की छूट, बम्पर सेल, दीनहीन महिला संगठन द्वारा निर्मित दरियों के बम्पर सेल में पधारिए, रंग बिरंगी मनभावन दरियों को 30% छूट के साथ ले जाइए, सुनहरा मौका मत खोइए, अवसर निकल गया तो हाथ मलते रह जाओगे। ऐसे कुछ इसमें तड़कीले भड़कीले वाक्य आपको उसमें लिखने, ताकि आपका जो लोग आपको जो वस्तुएं खरीदने आए। ये विज्ञापन देने का उद्देश्य भी यही कि आपकी वस्तुओं को लोग खरीदें, ठीक है, आपकी वस्तुओं को लोग देखें, खरीदें। आपको फिर स्थान बताना कि ये जो सेल वो कहाँ लग रही है, तो रामलीला मैदान है, और दिनांक दे देनी कि कहाँ, कब से कब तक लगेगी ये सेल, समय बता देना कि इतनी बजे से इतनी बजे तक अपनी दुकान खुली रहेगी, आयोजक कौन है, तो ये दीनहीन महिला संगठन है। मोबाइल नंबर में आपको डाल देना, अपने मोबाइल नंबर मत लिखना वहाँ पे, बाकी समस्या हो जाएगी। दीन सेवा, दीन बंधु सेवा, ऐसे आपको यहाँ पे कुछ वर्ड लिख लेने हैं। ये 4 नंबर का है। आप आराम से, आप जो मैं आपको 4-5 जो इम्पोर्टेंट जो विज्ञापन है वो बताऊँगा, उनको आप अच्छे से कर लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा उसमें मिलेगा। या फिर हस्तकला प्रदर्शनी का एक आपको बताना है विज्ञापन, तो सुनहरा मौका हस्तकला की भव्य प्रदर्शनी, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव है, और दिनांक आपके 21 जनवरी, ये डेट डाल देनी, कुछ भी आपको संपन्न होगा, इसने आपको टाइम दे देना है। इस अवसर पर विद्यालय के व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की अनेक सुंदर कलाकृतियों वस्तुओं का प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें अधिकाधिक जनों का भाग लेने का विनम्र अनुरोध है। कृपया प्रदान कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें, प्रदर्शनी संयोजक। ऐसे आपको ये लिख लेना, और आपके 4 में से 4 नंबर कंप्लीट यहाँ से मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला जो पेपर है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी सेम टू सेम पैटर्न पर आपका जो पूरा पेपर आपके 12 तारीख को होने वाला है। तो 12 तारीख के पेपर के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। मैंने और भी यहाँ पे अपलोड कर रखा है, वो आप ज़रूर देख लेना, तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अपना एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। साथ ही अपना व्हाट्सअप ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है नीचे, और अपना व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 00 69। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। गणित, विज्ञान और सामाजिक के लिए आपको बेहतरीन आपको जो पेपर यहाँ पे मिलने वाले हैं, ताकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा में 80 में से 80 नंबर आप प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।